जय हिंद मेरे टेली व्यूअर्स, दूर बैठे मेरे सभी मित्रों, छात्र छात्राओं का मैं आर.के. पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर की ओर से उनके साथ विश्वास और सहयोग के लिए दिल से अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण पर आधारित है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले क्लास में सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, उसके द्वारा होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि वर्तिकाग्र और परागकण के आधार पर पॉलिनेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। डायग्राम के साथ मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। एक बच्ची ने मुझसे यह सवाल किया था कि सर, प्रकीर्णन और परागण क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों से मेरी यह गुजारिश है कि आप लोग जब वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो जहां तहां से टुकड़ों में मत देखिए, उसे भगा भगा कर स्किप करके नहीं देखिए। इससे क्या होता है कि कहीं कुछ बातें जो आपके लिए जरूरी होती हैं, वह बातें आपके माइंड में आने से पहले छूट जाती हैं। क्या होगा कि हो सकता है जो बात हम जानते हैं सर, उसी चीज को दोबारा हमें बता रहे हैं, तो हमारे दिमाग में और अच्छी तरह से बैठेगा। लेकिन आप वीडियो जब भी वॉच करें तो उस पर अपना पूरा अटेंशन दें। अभी लॉकडाउन का समय है, आप जरा सोचिए, अगर आपका क्लास चल रहा होता तो आप 4-5 क्लास कर रहे होते, तो 5 क्लास में आपको कम से कम 5-6 घंटा तो जरूर इन्वेस्ट करना पड़ता और आपको थकान भी मिलती। लेकिन ये सारी चीजें आपको लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही है। आप घर पर ही रहकर वीडियो को देखकर, वीडियो को फॉलो करके, ऑनलाइन क्लास अटेंड करके इन सारी चीजों को आप प्राप्त कर रहे हैं, अपनी दुविधाओं को दूर कर रहे हैं। तो आपको जो 20 मिनट 25 मिनट का जो कभी कभार हमारा वीडियो कुछ बड़ा हो जाता है, तो इसका वजह क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। अगर हम उसको 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो में बनाने जाएं तो उसके कितने सारे पार्ट बन जाएंगे, जो कि हमारे और आपके लिए कठिनाई का विषय बन जाएगा। इसलिए कुछ वीडियो हो सकता है कि मेरा लंबा हो जाता है। तो लंबा वीडियो रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे भगा भगा कर स्किप करके देखें। वीडियो को देखें और बार बार देखें, पूरा देखें। और वीडियो हर एक क्लास पिछले क्लास से को रिलेट होता है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पिछले वाले क्लास को निकाल कर, उसके वीडियो को निकाल कर खोज कर आप देखिए। हमारा स्टूडेंट ने पूछा, सर हमें YouTube पर क्या सर्च करना है। तो बच्चों, YouTube पर आप सभी को, हम सभी को चैंपियन कोचिंग सेंटर आर.के. पंकज सर्च करना है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो हो सकता है मिलते जुलते नाम से आ जाएं, लेकिन थोड़ा सा उस पर वर्क करने के बाद आप जो एग्जैक्ट मेरा क्लास का जो वीडियो है उस तक आप पहुंच जाएंगे। और जब आप बार बार उसे फॉलो करने लगेंगे तो जब भी आप सर्च करेंगे ऑटोमेटिक मेरा वीडियो ही आपको शो करेगा। और वीडियो को आप देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस के रिश्ते नातों के साथ आप उसे शेयर करें। और उसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में हमें करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पर भी आप कमेंट करें। लेकिन आप जो भी क्लास दिया जाता है, बिना उसे मिस किए हुए, बिना उसे स्किप किए हुए आप कृपया अटेंशन पूर्वक देखने का काम करें। आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि बच्ची ने हमसे पूछा था कि सर प्रकीर्णन और परागण क्या होता है। बच्चों, बहुत सारे शब्द मिलते जुलते होते हैं जिसके कारण से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, पॉलिनेशन पॉपुलेशन
और पॉल्यूशन और पॉलिन ग्रेन क्या चीज है? पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, आबादी, यानी हमारा या किसी भी जीव जंतु का जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जो उसकी आबादी बढ़ रही है, जो उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे कार्यों की वजह से किसी प्रकार का आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे वातावरण को, हमारे मस्तिष्क तक को दूषित कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। उसमें से केवल ये नहीं समझना चाहिए कि जल प्रदूषण ही होगा, वायु प्रदूषण ही होगा, ध्वनि प्रदूषण ही होगा। सांस्कृतिक प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। सांस्कृतिक प्रदूषण का मतलब हो गया हमारे विचारों में प्रदूषण आ जाना, हमारे जो कदम हम उठा रहे हैं, जो हमारे सोचने की शक्ति है, जो जीवन को निर्णय लेने की शक्ति है, उसमें प्रदूषण आ जाना, इसको भी हम लोग सांस्कृतिक प्रदूषण कहते हैं। ये भी प्रदूषण का प्रकार है। तो पॉल्यूशन मैंने बतला दिया, पॉपुलेशन मैंने बतला दिया। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागन। परागन मैंने पिछले क्लास में, आपने डिमांड किया था तो मैंने पिछले क्लास में बतलाया भी था फुल डायग्राम खींचकर, कि जब एंथर अर्थात परागकोश के अंदर जो छोटे छोटे ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे कण की जैसी जो रचना होती है, वह कण के जैसी रचना क्या कहलाती है? तो परागकण कहलाती है। परागकण जब परागकोश से निकलकर फूल के वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो यही क्रिया तो आखिर परागन है। भले परागन की क्रिया में जो आपका यह क्रिया हो रहा है, वह क्रिया फूल अपने एफर्ट से कर ले, अपने अनुकूलताओं के द्वारा कर ले, या उस क्रिया में कोई बाहरी एक्सटर्नल एजेंट जो है मदद करे, लेकिन अगर परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पॉलिनेशन अर्थात परागन कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि सर पॉलन ग्रेन क्या है? तो पॉलन ग्रेन बच्चों, जो एंथर मैंने दिखलाया और एंथर का मैंने फिगर भी बनाया था बहुत पिछले क्लास में, आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं। तो वह जो है एंथर के अंदर जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, ग्रेनुअल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और वही पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर जाता है, सेल का क्या कहलाता है? जनरेटिव सेल, और दूसरा सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल अर्थात जनन कोशिका, वेजिटेटिव सेल अर्थात वर्धी कोशिका। तो जनरेटिव सेल से ही क्या बनता है? नर युग्मक, मेल गैमेट बनते हैं। ये जो बात मैंने बतलाया है, ये आगे मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाने जाऊंगा, फूलों में किस प्रकार से निषेचन होता है, तो मैं डायग्राम के साथ आपको बतलाऊंगा। तो आपका सवाल हो गया कि सर पॉपुलेशन क्लियर, पॉलिनेशन क्लियर, क्या कहता है पॉल्यूशन क्लियर। अब एक आ जाता है प्रकीर्णन। आपने हमसे पूछा कि सर प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन का अंग्रेजी होता है डिस्पर्सन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन, DISPERSION, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब प्रकीर्णन यानी बिखराव, स्कैटरिंग, यानी जब कोई चीज बिखर जाता है, इधर उधर फैल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आप लोग देखने के लिए जाइए, आप लोग देखते हैं बीज होते हैं, भिंडी होता है, बहुत सारा चीज ऐसा होता है, रेड़ी होता है। तो ये सब के जो फल होते हैं, वह फल क्या होते हैं या फूल क्या होते हैं? अगर किसी वजह से तेज हवा के कारण, तापमान के कारण, वर्षा के कारण, किसी चीज से टकराने के वजह से, चोट लगने के वजह से जब वह फूल या वह फल फट जाता है, तो उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो बीज होता है, वह वातावरण में आसपास में क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, डिस्पर्सन कहते हैं। प्रकाश भी आप लोग जो देखते हैं, यह प्रकाश जब आता है तो आने के बाद उस प्रकाश को देखते हैं, सूर्य से प्रकाश निकलता है, लेकिन हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, हमारे पूरे जीव मंडल में क्या हो जाता है? वो फैल जाता है। वो भी एक प्रकार का प्रकीर्णन ही है। हम लोग घर में हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो जन्म दिवस में हमारे बच्चे क्या करते हैं? एक बैलून लेते हैं, बैलून में कुछ चॉकलेट या कुछ डाल देते हैं, और बैलून को जब फोड़ते हैं, बैलून जब फटता है, तो उसके अंदर जो पदार्थ, जो सामान डाला गया है, वह क्या हो जाता है? आसपास में बिखर जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? डिस्पर्सन कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। मेरा समझ से आप
ने सारी चीजों को समझ गया होगा, आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। आपके एक बच्चे के पूछे गए सवाल को मैंने यहाँ इसलिए रखा क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो पूछने में वो संकोच करते हैं। तो मैं ऐसे बच्चे जो पूछते भी हैं ना, उनसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्लास में आप पूछे। क्लास में पूछने से क्या होगा, एक तो आप भी जानेंगे और दूसरा आपके साथ जो बच्चे पूछने से बच रहे हैं या उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है कि ये भी पूछने वाला सवाल है, इसे पूछा जाना चाहिए, तो उनको भी जानने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल उसी बच्चे को नहीं बल्कि आप सबों तक आप ये बातें पहुंचाने का कार्य किया। हो सकता है आप इसे जानते होंगे और श्योर है आप जानते भी हैं, लेकिन फिर से दोबारा आपको यह जानना चाहिए। मैंने जानने का आपको प्रयास किया, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पिछले क्लास के बाद, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्रॉस पॉलिनेशन की ओर जा रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चों पर परागन। क्रॉस करना। आप लोग देखते होंगे मैथ में बनाते हैं, मैथ में क्या बनाते हैं, वज्र गुणन करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि हो सकता है दो पौधे हैं और दोनों पौधे उभयलिंगी हैं। दोनों पौधे क्या है? उभयलिंगी। तो जब दोनों पौधे उभयलिंगी हैं तो उस पौधे में क्या लगा हुआ रहेगा, मेल फ्लावर भी लगा हुआ रहेगा, फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ रहेगा। तो हो सकता है सामने वाले पौधे में जो दोनों फूल है और इस पौधे में भी दोनों फूल है। मान लीजिए मैं पंकज कुमार, मेरे सामने में एक मुकेश कुमार है। उस मुकेश कुमार के पास मेल और फीमेल फ्लावर है और मेरे पास भी क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर है। तो क्या होता है, गैमिट का स्थानांतरण किधर से होता है, पोलन ग्रेन किधर जाता है, पोलन ग्रेन जाता है आपको एंथर से स्टिग्मा की तरफ, यानी मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन की तरफ, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ, ठीक है। तो उसके स्टिग्मा पर, यानी मुकेश या सुरेश जो भी मेरे सामने है, उसके स्टिग्मा पर मेरा पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और मेरे पास जो स्टिग्मा है उसका पोलन ग्रेन क्या होगा, मेरे पास चला आएगा। तो हम एक दूसरे को क्या कर दिए, क्रॉस पॉलिनेट कर दिए। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उसने केवल मुझे पॉलिनेट किया या मैंने केवल उसे पॉलिनेट किया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागन। पर परागन को दूसरा नाम दिया गया है एल्लोगेमी। एल्लोगेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, निषेचन होता है। मैंने आपको बतलाया भी था कि आखिर परागन क्यों किया जाता है। तो परागन तो इसलिए ना किया जाता है ताकि जो निषेचन की क्रिया है वो निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि जब तक परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेगा तब तक वहां मेल गैमिट निर्माण होगा कि फीमेल गैमिट से जाकर के मिलेगा नहीं। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक जो है आपको भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। और जब तक भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा तब तक नई पीढ़ी की शुरुआत की कहीं हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होता है, एल्लोगेमी को हम लोग पर निषेचन भी कहते हैं। पर मतलब दूसरा, निषेचन मतलब निषेचन करवाना, दूसरे को निषेचन करवाना क्या कहलाता है, एल्लोगेमी पर निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा आपको कि पहला पॉइंट मैंने क्या दिया, सो देखिए, किसी बाहरी माध्यम की सहायता से जब एक फूल का परागकण उसी जाति अथवा दूसरे जाति वाले फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे पर परागन कहते हैं। बाहरी माध्यम के द्वारा, फूल के अपने एफर्ट के द्वारा नहीं, अपने एडेप्टेशन अनुकूलता द्वारा नहीं, बल्कि जब परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होगा, किससे, एंथर से, तो इस क्रिया में कहीं ना कहीं कोई बाहरी सहायक क्या करेगा, मदद करेगा, तभी ये पर परागन कहलाएगा, ठीक है। अब ये बाहरी माध्यम जो है, वो बाहरी माध्यम जिसको एक्सटर्नल एजेंट हम कह सकते हैं, वो बाहरी माध्यम आपको मैं बताऊंगा आगे कि बाहरी माध्यम आपका जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी हो सकता है। और उसे हम क्या कहते हैं, तो इन बाहरी माध्यमों को नीचे में लिखे हैं, वो आगे हम पॉइंट में जाएंगे। देखिए, किसी बाहरी माध्यम की सहायता से जब एक फूल का परागकण उसी जाति अथवा दूसरे जाति वाले फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे पर परागन कहते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट लिखाया, पर परागन एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के फूलों में होता है। अगर द्विलिंगी फूल है तो द्विलिंगी फूल रहेगा, तो वैसे द्विलिंगी फूल में क्या होता है, स्वपरागन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर के वजह से या किसी कारण से द्विलिंगी फूल अगर स्वपरागन नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जब भी होगा तो पर परागन होगा।
और एक लिंगी फूल में तो हर हालत में उसे मेल को फीमेल की जरूरत पड़ेगी या फीमेल को मेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको डिपेंड रहना पड़ेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, पर परागन को परनिसेशन एलोगेमी भी कहा जाता है, जो मैं समझा ही चुका हूं। चौथा पॉइंट मैंने दिया, इसमें अनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। अनुवांशिक पुनर्संयोजन, अनुवांशिक क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है? हम लोग सुनते हैं जेनेटिक चलता आ रहा है, यानी उसके अंदर जो चीजें हैं वो मेरे अंदर है। जेनेटिक मतलब होता है कोई गुण, कोई लक्षण, चाहे वो गुण अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लक्षण अच्छी हो या खराब हो, अगर वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो। विचार भी क्या होता है, हम लोग का विचार भी जो है अगली पीढ़ी में जाता है ना। ये तो विचार तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अनुवांशिक जो शब्द है यह हमारे अणु अर्थात जीन से जुड़ा हुआ है, हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि आपको जेनेटिक के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। तो इसमें अनुवांशिक पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन मतलब फिर से उसकी व्यवस्था होती है। हम लोग देखते हैं ना, सीट अरेंजमेंट करते हैं, सिटिंग रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, यानी मान लीजिए राम यहां बैठा हुआ है, श्याम यहां बैठा हुआ है, मोहन यहां बैठा हुआ है। ठीक है, पहला कुर्सी पर राम, दूसरा पर श्याम, तीसरा पर मोहन। जब अनुवांशिक पुनर्संयोजन होगा, मान लीजिए तीनों अणु है, तीनों ये आपका जीन है, इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट पहले था, अब इसका सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। जहां राम था वहां श्याम आ गया, जहां श्याम था वहां मोहन आ गया। तो जब फिर से इसकी व्यवस्था नई हो जाती है तो उसे ही तो हम अनुवांशिक पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जाति या दो अलग अलग पौधे के जब गुण जो रहते हैं वो गुण आपस में एक नई व्यवस्था कायम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन अर्थात अनुवांशिक पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट मैंने दिया है, जीनोगैमी दो शब्दों के मिलने से बना है। जीनोस मतलब स्ट्रेंज और गेमस अर्थात मैरिज। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, विचित्र, जिसे आप नहीं जानते, जो पहले पहले बार आप किसी से भेंट करते हैं या उसका नाम सुनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंज कहते हैं। तो परागन की क्रिया, जब पर परागन क्रिया होती है तो इसको पता नहीं रहता है कि किस फूल का परागन हमको प्राप्त होगा, ये पता नहीं रहता। फीमेल पार्ट को, फीमेल फ्लावर को ये नहीं पता रहता है कि किस फूल से मेल पार्ट हमको मिलेगा, और मेल पार्ट को ये पता नहीं रहता है कि मैं किस फूल के फीमेल पार्ट पर चला जाऊंगा, इसलिए इसको स्ट्रेंज कहा गया, विचित्र कहा गया, अजनबी कहा गया। अब गेमस मतलब तो समझ रहे हैं, मैरिज करना यानी दोनों से मिलना। ठीक है, एलोगेमी, एलोगेमी मतलब एलॉस मतलब अदर तथा गेमस यानी मैरिज शब्द से एलोगेमी शब्द बना है। तो एलॉस मतलब अदर, अदर मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, ये भी आप समझ रहे हैं। आगे मैंने लिखा है लास्ट पॉइंट में, पर परागन में शामिल बाहरी माध्यमों सहायकों को पॉलिनेटिंग एजेंसीज कहते हैं या एजेंट कहते हैं। पॉलिनेटिंग यानी जो परागन करवाता है, एजेंसी, एजेंसी मतलब जो आपको सर्विस सेवा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्विस या सेवा जो प्रदान करेगा वो दो प्रकार का होगा, आगे मैं इसके बाद बोर्ड पर आपको मेंशन करूंगा। दो होगा, एक होगा जैविक और एक होगा अजैविक। जैविक में जिसमें जीवन आता है, जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो बायोटिक माध्यम हैं, एजेंट हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, आपको जैविक कहलाएंगे। और जो प्रकृति प्रदत्त है यानी भौतिक है, फिजिकल है, जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका, ये बायोटिक एजेंसी कहलाएगा। एजेंसी मतलब प्रदान करने वाला, सर्विस प्रदान करने वाला जो अति संस्था होती है उसको हम लोग एजेंसी कहते हैं। तो इस संस्था द्वारा आपको जो चीज दिया जाता है, पॉलिनेशन करने में जो मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, या उस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को पॉलिनेटिंग एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग सब समझ गए होंगे, इसको आप स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि पर परागन की क्रिया में बाहरी माध्यमों का सहयोग रहता है। सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक के आधार पर जो बाहरी माध्यम अर्थात पॉलिनेटिंग एजेंट से, पॉलिनेटिंग एजेंट के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को दो समूहों में बांटा गया है, और इन दोनों समूहों में जो सेकंड
ग्रुप है उस सेकेंड ग्रुप को भी कई टाइप्स में हम बांटे हैं। तो मैंने यहां लिखा पॉलिनेटिंग एजेंसी के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को दो समूहों में एवं कई प्रकारों में बांटा गया है। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने यहां खींचा और उसके बाद मैंने दिखाया है आप लोग को बोर्ड पर कि कौन कौन सा जो है इसमें दो ग्रुप होते हैं। तो पहला ग्रुप मैंने यहां लिखा है ए बायोटिक या फिजिकल एजेंट। ए बायोटिक या फिजिकल एजेंट का मतलब हो गया अजैविक या भौतिक वाहक, अर्थात भौतिक माध्यमों के द्वारा होने वाले परागण में फूल को रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भौतिक चीजें जो है महसूस नहीं कर सकती। भौतिक चीजें मतलब क्या? एटमॉस्फेयर, हमारा जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, हवा, पानी, ये सब जो चीजें होती हैं इनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। तो जब इनमें सेंस ऑर्गन नहीं है तो किसी खूबसूरती को, किसी आकर्षण को ये महसूस नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती। तो इसलिए यही कारण है कि ए बायोटिक या फिजिकल एजेंट में जो भी भाग लेते हैं आपको, वह भाग लेने वाले एजेंट को रंग, सुगंध या मकरंद का जो फूल में पाए जाने वाला एक विशेषता है, एक गुण है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर इसमें लिखा मैंने कि ए बायोटिक फिजिकल में कौन कौन आते हैं? एनीमोफिली। एनीमोफिली मतलब हवा के द्वारा जब परागण होता है तो उसको हम लोग एनीमोफिली अर्थात वायु परागण कहते हैं। और दूसरा मैंने लिखा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब जल परागण। जब पानी के द्वारा परागण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा अगले जो है सेगमेंट में। इसके बाद देखा जाए दूसरा नंबर मैंने लिखा बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब जैविक वाहक। जैविक वाहक मतलब जिसमें जीवन होता है, जिसमें सेंस ऑर्गन होते हैं। तो जब जीवन है, सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन के वजह से वह फूलों में कुछ खूबसूरती होगी, कुछ विशेषता होगा। उस विशेषता के वजह से, उस खूबसूरती के वजह से उसके आकर्षण में फूल की तरफ क्या होंगे? जैविक चीजें जो होती हैं, जैविक माध्यम जो होता है, जैविक वाहक जो होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहां मैंने लिखा फूल अपने विभिन्न आकर्षणों जैसे रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता है। फूल में क्या चीज की आवश्यकता है? फूल में रंग, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता होती है। यहां सुधार लीजिएगा आप लोग, फूल को विभिन्न आकर्षणों जैसे रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप सुधार लीजिएगा। मैंने लिखा है बायोटिक एजेंट में, जैविक वाहक में फूल को विभिन्न आकर्षणों जैसे रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता होती है। अब इसमें आए कि बायोटिक एजेंट में जो भी जीव भाग ले रहे हैं, उन जीवों के आधार पर, उन सजीवों के आधार पर इसको कितने प्रकार में बांटा गया। तो चूंकि ये बायोटिक एजेंट है, तो बायोटिक एजेंट में जो भी जंतु भाग लेगा उसको हम एक साथ क्या कर सकते हैं? उसको हम एक साथ आपको जूफिली कर सकते हैं, अर्थात जंतु परागण कर सकते हैं। तो जंतु परागण अर्थात विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा होने वाला परागण। तो विभिन्न प्रकार के जंतु में कौन कौन से जंतु आ जाएंगे जो परागण करेंगे? पहला मैंने लिखाया इंटोमोफिली। इंटोमोफिली का मतलब हो गया कीट परागण। रोमन में पहला नंबर दिया है इंटोमोफिली। इंटोमोफिली का मतलब कीट परागण। जब कीटों के द्वारा परागण होता है तो कीट परागण कहते हैं। विस्तार से हम बाद में आपको बताएंगे। दूसरा मैंने लिखाया मैलेकोफिली। मैलेकोफिली मतलब घोंघा के द्वारा परागण, जो आपको जलीय है, जो जल में पाया जाता है, जो जल के निकट मिलता है, घोंघा के द्वारा परागण होता है। तीसरा मैंने लिखाया ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। जब पक्षियों के द्वारा तोता है, मैना है, बुलबुल है, चिड़िया है, कौआ है, ये सब के द्वारा जब परागण होता है तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। चौथा है मिर्मिकोफिली, चींटी परागण। जब चींटी के द्वारा परागण किया जाता है तो उसको मिर्मिकोफिली कहते हैं। क्रेप्टेरोफिली, जब चमगादड़ के द्वारा, बैट के द्वारा, चमगादड़ क्या होता है? चमगादड़ जो है आपको एक प्रकार का स्तनधारी होता है, तो उसके द्वारा जब परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रेप्टेरोफिली कहते हैं। छठा मैंने लिखाया एंथ्रोफिली। एंथ्रोफिली मतलब मानव जनित कृत्रिम परागण। मनुष्य जब परागण कराएगा तो उसमें उसकी अपनी दिमाग काम करेगी, वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें जो चीज चाहिए उसके आधार से परिवर्तन करते हुए या नियंत्रण करते हुए परागण करेगा। इस वजह से इसको हमने क्या लिखा? मानव निर्जनित कृत्रिम परागण। मानव के द्वारा जब परागण किया जाता है, मनुष्य करवाता है, तो उसको एंथ्रोफिली कहलाते हैं।
तो इसको हम पढ़ाएंगे। इवेस्कुलेशन और बैगिंग इसमें होता है, जिसके द्वारा वो जो है परागण करवाता है, 2 मेथड अपना करके। इसे कंट्रोल्ड पॉलिनेशन अर्थात नियंत्रित परागण भी कहते हैं। ठीक है, किसको? एंथ्रोफिली को, मानव जनित कृत्रिम परागण को। इसको आप लोग उतार लीजिए।